जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी। महिला की सूझबूझ से टल गया बहुत बड़ा आतंकी हमला। दोस्तों, आखिर क्या करने वाले थे ये आतंकवादी? इसी बीच आपको बताएंगे चीन के खिलाफ भारत ने ले लिया बहुत बड़ा एक्शन। अप्रैल शुरू होने से पहले ही ये बड़ा एक्शन ले लिया है। दोस्तों, बताएंगे वो कौन से 5 प्रोडक्ट्स हैं जिन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। दोस्तों, इसी बीच बताएंगे चीन दौरे पर जाएंगे मोहम्मद यूनुस, लेकिन मन में बैठा भारत का खौफ पहले ही देने लगा सफाई। बांग्लादेश बताएंगे दोस्तों कैसे 2 नाव पर पैर रखने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश। इसी बीच बताएंगे मोहम्मद यूनुस की बढ़ चुकी है टेंशन। अमेरिकी जनरल पहुंच रहे हैं ढाका। जी हां, छावनी में तब्दील हुई ढाका की सड़कें। इसी बीच आपको बताएंगे मेहरंग बलोच को अभी तक हिरासत में रखा हुआ है, उसको आजाद नहीं किया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल तक ने तत्काल रिहाई की कर दी है मांग। बताएंगे इसके पीछे की पाकिस्तानी आर्मी की सबसे बड़ी और गंदी चाल। इसी बीच आपको बताएंगे तालिबान के राजदूत को दिल्ली आने की क्या इजाजत देगा भारत। अगर ऐसा हुआ एक ही दांव से चीन पाकिस्तान को चित कर देगा अपना भारत। दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां कठुआ में सुरक्षा बलों आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर जारी। महिला की सूझबूझ से टला बड़ा आतंकी हमला। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में रविवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक महिला की बहादुरी और सूझबूझ के कारण एक बड़ा हमला हादसा होते होते टल गया और सुरक्षा बल आतंकवादियों के करीब पहुंचने में सफल रहे। घटना की प्रत्यक्षदर्शी महिला ने मीडिया को बताया कि वो और उसके पति जंगल में लकड़ियां लेने गए थे। जब वो घने जंगल में कुछ ही दूर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां 5 से 6 आतंकवादी घात लगाए बैठे थे। आतंकवादियों ने महिला के पति को पकड़ लिया और फिर महिला को भी अपने पास बुलाया। इसके बाद महिला ने आतंकवादियों से यह कहकर अपनी जान बचाई कि वो उनके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी। इसके बाद आतंकवादियों ने महिला और उसके पति को छोड़ दिया। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच उस दौरान मुठभेड़ शुरू हो गई जब जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह ने इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सान्याल गांव के पौधशाला में शाम को तलाशी अभियान शुरू किया था। यह गांव हीरानगर सेक्टर में सीमा से 1.5 किलोमीटर दूर है। उन्होंने बताया कि छिपे हुए आतंकवादियों ने पुलिस दल पर भारी गोलीबारी की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। महिला ने यह भी दावा किया कि उनके पीठ पर एक बड़ा सा बैग भी है जो कहीं ना कहीं फिर एक बार भारत को दहलाने की कोशिश और दहलाने की मंसूबों से ये लोग आए थे। अब ऐसे में भारतीय सेना ने समय रहते उनके इस प्लान को चकनाचूर कर दिया। अब ऐसे में दोस्तों भारतीय सेना ने इस पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है और आतंकवादियों को कहीं से कहीं तक भागने नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, ऐसे में ऑल द बेस्ट इंडियन आर्मी जरूर लिखिएगा कमेंट में। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर चीन के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा एक्शन। इन 5 प्रोडक्ट्स पर लगाई एंटी डंपिंग ड्यूटी। दोस्तों, भारत ने चीन के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है और 4 चीनी प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का फैसला लिया है। सरकार ने यह कदम घरेलू कंपनियों को सस्ते आयात से बचाने के लिए उठाया है, क्योंकि ये 4 सामान जिनमें वैक्यूम फ्लास्क, एल्यूमिनियम फॉइल, ट्राइक्लोरो आइसोसिनोरिक एसिड और सॉफ्ट फेराइट कोर्स शामिल हैं, उन्हें सामान्य से कम कीमत पर चाइना से भारत को एक्सपोर्ट किए गए थे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड राजस्व विभाग ने अलग अलग अधिसूचनाओं में इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि यह शुल्क 5 सालों के लिए लगाया गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना के मुताबिक सॉफ्ट फेराइट कोर, वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क और ट्राइक्लोरो आइसोसाइन्यूरिक एसिड के एक्सपोर्ट पर 5 साल के लिए शुल्क लागू होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एल्यूमिनियम फॉइल के आयात पर 6 महीने की अवधि के लिए $873 अमेरिकी डॉलर प्रति टन तक का प्रोविजनल एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया गया है। अब ऐसे में आपके मन में सवाल होगा, जिनको नहीं पता कि एंटी डंपिंग ड्यूटी क्यों लगाया जाता है, तो आपको बता दें ये उपाय वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा व्यापार उपचार महानिदेशालय DGTR द्वारा की गई सिफारिशों के बाद किए गए हैं। विश्व व्यापार संगठन बोले तो WTO द्वारा निर्धारित नियमों के मुताबिक देशों द्वारा घरेलू उद्योगों को अनुचित रूप से कम कीमतों पर एक्सपोर्ट में इजाफा से बचाने के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया जाता है। ये पहली बार नहीं है दोस्तों, इससे पहले भी भारत ने कई बार ऐसे शुल्क लगाए हैं और भारत ने चीन के खिलाफ का ये बड़ा एक्शन लिया है। साथ ही साथ आपको अगली खबर बता दें, चीन दौरे पर जाएंगे मोहम्मद यूनुस, लेकिन मन में बैठा भारत का खौफ पहले ही सफाई देने लगा बांग्लादेश।
दोस्तों बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। बांग्लादेश की स्थिति में सुधार को लेकर अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस चीन दौरे पर जाने वाले हैं। मोहम्मद यूनुस सरकार चीन के साथ विदेश नीति बनाए रखने को लेकर सतर्क भी है, क्योंकि उनके ध्यान में ये बात भी है कि बीजिंग के साथ उनके बढ़ते संबंध से दूसरे देशों को गलत संकेत न मिले। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के मुताबिक राजनीति, व्यापार और विकास सहयोग को लेकर चीन उनके लिए महत्वपूर्ण है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा है कि चीन के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना अन्य देशों के लिए एक संदेश भी है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश क्षेत्रीय और जियोपॉलिटिक्स में चाइना की स्थिति पर सावधानी पूर्वक विचार करता और इस पर दुनिया के दूसरे देशों की प्रतिक्रिया है उसका भी आकलन करता है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के पास रणनीतिक निर्णय लेने का अधिकारी है। हालांकि अन्य देशों को यह स्पष्ट करना भी जरूरी है कि हम इस चीन के साथ क्यों बातचीत कर रहे हैं। दरअसल चीन के हैनान प्रांत में 25 से 28 मार्च तक बोआओ फोरम फॉर एशिया सम्मेलन बोले तो बीएफए में भाग लेने के लिए मोहम्मद यूनुस को आमंत्रित किया गया है। पहले इस सम्मेलन में बांग्लादेश की भागीदारी पुष्टि नहीं थी, लेकिन चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ बैठक के बाद इसमें भाग लेने के निर्णय को अंतिम रूप दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद यूनुस चीन के दौरे के दौरान कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। दोस्तों बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि हम इस पहल का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन कर रहे हैं। हम सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद कोई निर्णय लेंगे। यानी कि दोस्तों बांग्लादेश को पता है कि अगर वो चाइना चला गया, मोहम्मद यूनुस को चीन भेज दिया गया, तो उसका पड़ोसी भारत जो उसके हर एक दुख दर्द में उसके लिए एक ढाल की तरह खड़ा रहता था, वो कहीं ना कहीं उसको स्क्रूटनी की नजर से अवश्य देखेगा, जिसका डर मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश को होता नजर आ रहा है। दोस्तों इसीलिए चीन दौरे पर जाने से पहले ही सफाई देने लगा है बांग्लादेश। नेक्स्ट खबर आपको बता दें इसी से जुड़ी है, जहां बांग्लादेश बॉर्डर पर अराकान आर्मी की मची हलचल, मोहम्मद यूनुस की बड़ी टेंशन, अमेरिकी जनरल पहुंच रहे हैं ढाका। दोस्तों सही सुना आपने, अमेरिकी सेना के बड़े अफसर लेफ्टिनेंट जनरल जोएल जेबी वोवेल सोमवार यानी आज 24 मार्च को बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। ढाका में उनकी बांग्लादेशी सेना के बड़े अफसरों के साथ मीटिंग होनी है। इस मीटिंग का मकसद बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर पर सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करना है। बांग्लादेश की सीमा से लगते म्यांमार के रखाइन राज्य पर अराकान आर्मी का नियंत्रण है। माना यह जा रहा है कि अराकान आर्मी और म्यांमार की जुंटा सेना के बीच रखाइन में संघर्ष तेज हो सकता है। इसका असर बांग्लादेश की सीमा पर भी होगा। ऐसे में इससे संबंधित मुद्दे पर चर्चा के लिए अमेरिकी सैन्य अफसर ढाका पहुंच रहे हैं। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट न्यूज की रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के रणनीतिक मामलों के जानकारों का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल वोवेल का दौरा बहुत खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि अराकान आर्मी रखाइन राज्य के 3 बचे हुए शहरों सितवे, क्योक, फ्यू और मनानांग पर कब्जा करने के लिए बड़ी सैन्य कार्रवाई की योजना बना रही है। साथ ही साथ आपको बता दें अभी बांग्लादेश के अंदर दोस्तों छावनी में तब्दील हो चुकी है ढाका की सड़कें। नहीं खत्म हो रही सेना और सरकार में अनबन, दरअसल क्योंकि यूनुस के सिर पर अब बांग्लादेशी फौज तलवार बनकर मंडरा रही है। जिस ढाका की सड़कों पर यूनुस के गुर्गे दहशत फैला रहे थे, उस ढाका की सड़कों पर अब खाकी वर्दी नजर आ रही है। आखिर ढाका की सड़कों की तस्वीर क्यों बदल रही है और क्यों यूनुस को सता रहा है तख्ता पलट का डर, ये नेक्स्ट खबर में डिस्कस करेंगे दोस्तों। लेकिन आपको अभी बता दें कि छावनी में तब्दील हो चुकी है ढाका की सड़कें। बांग्लादेश को कट्टरवाद की दलदल में धकेल रहे हैं यूनुस, यहाँ तक कि वहाँ पर आईएसआई ने आतंक की फैक्ट्री लगा ली है। मोहम्मद यूनुस का यह कदम भारत की भी बड़ी टेंशन बढ़ा रहा है। दोस्तों पाकिस्तान की यह खुफिया एजेंसी आईएसआई का दखल भी बांग्लादेश में बढ़ गया है। आईएसआई की कोशिश बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामी विचारधारा को बढ़ाने की और लगातार बांग्लादेश के बॉर्डर पर जाकर के भारत का भी मुआयना करने की कोशिश कर रहा है, जो कहीं ना कहीं भारत की भी चिंता बढ़ा रहा है। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां महरंग बलूच को हिरासत में लिए 38 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक उनको रिहा नहीं किया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल तक ने तत्काल रिहाई की कर दी है मांग। दोस्तों सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दक्षिण एशिया के एमनेस्टी इंटरनेशनल क्षेत्रीय कार्यालय ने रविवार को पाकिस्तानी अधिकारियों से बलोच कार्यकर्ता महरंग बलूच समेत हिरासत में लिए गए सभी लोगों को तुरंत रिहा करने की मांग की। संस्था ने इसके अलावा उन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार बहाल करने की मांग भी की है। दोस्तों पाकिस्तान में मानवाधिकार कार्यकर्ता महरंग बलूच को अवैध हिरासत में लिए हुए 38 घंटे से भी अधिक का समय बीत चुका है। बलूच को उनके वकीलों और परिवार से मिलने की अनुमति भी नहीं दी जा रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि महरंग बलूच को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिए हुए 38 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है। उन्हें उनके वकीलों पर परिवार से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। बलूचिस्तान में मनमाने ढंग से गिरफ्तारियां और हिरासत में लिए जाने की चिंताजनक रिपोर्टें भी हैं। संगठन ने आगे कहा है कि पाकिस्तानी अधिकारियों को महरंग
बलूच और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए हिरासत में लिए गए सभी लोगों को तुरंत रिहा करना चाहिए। इसके अलावा बलूच कार्यकर्ताओं को फर्जी मामलों में फंसाकर उनकी हिरासत को गैर कानूनी रूप से बढ़ाने से बचना चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक ने भी बलूच की हिरासत पर चिंता जताई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार रक्षकों की विशेष दूत मैरी लॉलर सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी मेहरंग बलूच की हिरासत पर चिंता व्यक्त की और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की। लॉलर ने कहा है कि क्वेटा में बलूच यकजहती समिति के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई के बाद मेहरंग बलूच और कई अन्य मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की खबरें बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। इस घटना ने बलूच कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों के साथ हो रहे व्यवहार के बारे में चिंता जताई है, जिससे यह साबित होता है कि ऐसे मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको याद होगा डे 1 जिस दिन उन्होंने मेहरंग बलूच को गिरफ्तार किया था, हमने उसी दिन कहा था कि आप देखना मेहरंग बलूच को जल्दी नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि यही पाकिस्तानियों की नजरों पर थी, पाकिस्तान की सेना की नजर पर थी, शहबाज शरीफ की नजरों पर गड़ी हुई थी। उनको पता था कि इन्हीं के प्रोटेस्ट की वजह से बलूचिस्तान के लोग अपनी मांग उठा रहे हैं। ऐसे में अगर मेन नेता को ही गिरफ्तार कर लें तो बलूचिस्तान के लोगों की आवाज में दम खत्म हो जाएगी, आवाज दब जाएगी, क्योंकि मेहरंग बलूच ही एकमात्र उन बलूचिस्तान में सताए हुए लोगों की प्रदर्शनकारियों का एकमात्र चेहरा थी। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि मेहरंग बलूच को तुरंत के तुरंत रिहा किया जाना चाहिए, तो सामने लाइक का बटन है, अभी तक लाइक नहीं किया तो अवश्य दबा दीजिएगा और कमेंट में मेहरंग बलूच मस्ट बी रिलीज्ड जरूर लिखिएगा दोस्तों। साथ ही साथ बता दे, रमजान में पाकिस्तानी बेहाल 1 किलो चीनी की कीमत 163 रुपए के पार। अब IMF की ये शर्त छीनने वाली है उनके मुंह से निवाला। दोस्तों, रमजान के दौरान पाकिस्तान में सब कुछ महंगा हो चुका है। मौके का फायदा उठाकर LPG माफिया भी सरगर्म हो गया। नोटिफिकेशन के बगैर LPG की कीमत में मनमाना इजाफा कर दिया गया है। अलग अलग शहरों में LPG की कीमत 320 रुपए किलो पहुंच गई है। लेकिन बात केवल इतनी ही नहीं, असल में नए कर्ज की मांग को लेकर पाकिस्तान और IMF के बीच वर्चुअल बातचीत जारी है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को टैक्स आमदनी बढ़ाने के लिए नए निर्देश मिलने की संभावना है। ऐसे में साफ है कि पाकिस्तानी जिस महंगाई बम से करा रही है, IMF के टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के आदेश के बाद उसके और धमाके होंगे और ईद से पहले पाकिस्तान की आवाम खुद को बकरीद का बकरा जैसा महसूस करने लगी है। रमजान के आखिरी हफ्तों में बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी है। ऐसे में जितने भी लोग खरीदारी करने बाजारों में आएंगे वे सब शहबाज शरीफ और IMF को कोसेंगे। रमजान के दिनों में पाकिस्तान की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि अपना बजट बनाने तक के लिए भी उसे IMF का आदेश लेना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है कि IMF अपनी शर्तें रखता है, उनके हिसाब से सरकार को चीजें मैनेज करनी पड़ती है। ऐसे में एनर्जी के दाम, तेल के दाम, हर चीज के दाम बढ़ाकर आवाम पर टैक्स लगाने होते हैं। इसके बाद ही पैकेज की खैरात मिलती है। यहाँ तक कि दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर कोई भी मुल्क और किसी भी मुल्क की कंपनियां इन्वेस्ट करने के लिए भी वैसे तैयार नहीं है। टैक्स में छूट नहीं मिलने की खबर के बाद तो और भी कोई देश पाकिस्तान में झांकने तक को नहीं आने वाला। कुल मिलाकर पहले से कमर तोड़ महंगाई कम होने और अच्छे दिनों का कई दशकों से इंतजार कर रहे पाकिस्तानियों को गुड न्यूज नहीं मिलने वाली है, इसीलिए उनका दर्द और ज्यादा बढ़ चुका है। वैसे ही वहाँ पर चीनी 163 रुपए पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से बिक रही है, जो कि वहाँ की आवाम के लिए बहुत बड़ी सिरदर्द बन चुकी है। दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर बता दें, तालिबान के राजदूत को दिल्ली आने की इजाजत देगा क्या अपना भारत? एक ही दाब से चीन पाकिस्तान को चित करने का प्लान बता दे। भारत और अफगान तालिबान के बीच रिश्ते हालिया समय में तेजी से बेहतर हो रहे हैं। भारतीय अधिकारियों और अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान के नेताओं के बीच कई बैठकें भी हुई हैं। अब इस कड़ी में एक बड़ा फैसला भारत की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ले सकती है। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को नई दिल्ली में अपना राजदूत नियुक्त करने की अनुमति भारत दे सकता है। ऐसा होता है तो ये भारत की ओर से तालिबान को मान्यता देने जैसा होगा। अभी तक ज्यादातर देश ऐसा करने से बचते दिखे हैं। द हिंदू की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत को लगता है कि ये तालिबान का समर्थन करने का सही समय है। भारत अफगानिस्तान को अपने लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानता है और वहाँ प्रभाव बढ़ाना चाहता है। भारत के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चाइना पहले ही तालिबान से रिश्ता बेहतर कर रहा है। चीन पहला देश है जिसने तालिबान के राजदूत को मान्यता दी और अफगानिस्तान में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में निवेश किया है। ऐसे में भारत भी अफगान तालिबान को राजदूत नियुक्त करने की इजाजत देकर संबंधों को बेहतर करने के लिए आगे बढ़ सकता है। भारत के पास अफगानिस्तान में चीन का मुकाबला करने के साथ पाकिस्तान पर बढ़त बनाने का भी मौका है। तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते कुछ समय से काफी खराब दौर में है। तालिबान ने पाकिस्तान से रिश्ता खराब होने के बाद दूसरे देशों से संबंध सुधारने पर जोर दिया है। काबुल की कोशिश चीन, रशिया, भारत और दूसरे देशों के साथ रिश्ते बेहतर करने की है।
ऐसे में भारत के पास अफगानिस्तान में पाकिस्तान को कमजोर कर अपना प्रभाव बढ़ाने का बहुत बड़ा मौका है दोस्तों। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत के लिए तालिबान से संबंध सुधारना खाली फायदा ही फायदा है, बल्कि दोस्तों इसका खतरा भी है। और खतरा क्या है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल तालिबान के शासन में आप सभी को पता है अफगानिस्तान एक आतंकवाद का भी अड्डा बन चुका है। इस्लामिक स्टेट वहां तेजी से फैल रहा है और अफगानिस्तान में हमले करवा रहा है। ये हमले तालिबान और उसके सहयोगियों के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में भारत हमेशा से आतंकवाद के मुद्दों पर बड़ा ही स्ट्रिक्ट रहा है और वो कभी भी आतंकवाद के मुद्दों पर तालिबान के साथ समझौता नहीं कर सकता। ऐसे में अगर तालिबान के साथ भारत आगे बढ़ता है और दिल्ली आने की इजाजत देता है तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए खतरा भरा खबर भी हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों नेक्स्ट खबर बता दें, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से कनाडा में राष्ट्रीय संकट, 7 महीने पहले होंगे चुनाव। दोस्तों कनाडा में चुनावों की बड़ी घोषणा, पीएम मार्क कार्नी ने किया तारीख का ऐलान, कहा डोनाल्ड ट्रंप से निपटने के लिए वोट दे मुझे। जी हां, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने रविवार को गवर्नर जनरल मैरी साइमन से मिलकर संसद भंग करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। कनाडा में 28 अप्रैल को चुनाव होगा। अगले महीने होने वाले इस चुनाव में लिबरल पार्टी के मार्क कार्नी का मुकाबला कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोइलीवरी से होगा। जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले कार्नी ने चुनाव का ऐलान करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ चल रहे व्यापार युद्ध का हवाला देते हुए जनता से समर्थन मांगा है। उन्होंने ट्रंप पर काफी कड़ा रुख दिखाया है। मार्क कार्नी ने कहा है कि वो राष्ट्रपति ट्रंप से निपटने और कनाडा की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जनता से समर्थन की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के व्यापारी कदमों और कनाडा की संप्रभुता को खतरे से बचाने के लिए एक मजबूत सरकार की आवश्यकता है। कार्नी ने अपने विरोधी कंजर्वेटिव नेता पोइलीवरी पर ट्रंप की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए उनको घेरा है। मार्क कार्नी को इसी महीने मार्च में कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। कार्नी बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के पूर्ण गवर्नर है। कार्नी अपनी वित्तीय पृष्ठभूमि पर जोर देते हुए कनाडाई अर्थव्यवस्था को बेहतर करने की बात कही है। साथ ही साथ बता दें, अफगान सीमा पर पाकिस्तानी सेना ने किया 16 आतंकवादियों का एनकाउंटर, तालिबान को हड़काया। जी हां, पाकिस्तानी सेना ने बड़ा दावा किया है कि उसने 16 आतंकवादियों को ढेर किया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम की है इसने। दरअसल पाकिस्तानी सेना ने रविवार को बताया कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे कम से कम 16 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। पाकिस्तान सेना अफगानिस्तान से जुड़ी सीमा पर लगातार संघर्ष का सामना कर रही है। पिछले कुछ महीनों से सीमा पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच गोलीबारी देखने को मिल रही है। सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR ने एक बयान में कहा है कि सुरक्षा बलों ने शनिवार की मध्य रात्रि उत्तरी वजीरिस्तान के गुलाम खान कल्ले इलाके में अफगान सीमा पार करने की कोशिश कर रहे आतंकवादियों के एक समूह का पता लगाया। सुरक्षा कर्मियों ने 16 आतंकवादियों को मार गिराते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। वहीं बता दें, सबसे बड़ी खबर, CISF की गाड़ी को मालगाड़ी ने मारी टक्कर, बाल बाल बचे देश के जवान। भीषण हादसे का वीडियो आया सामने। दोस्तों शुक्रवार शाम को सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट के परिक्षेत्र में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। CISF की बोलेरो गाड़ी एक कोयले से भरी मालगाड़ी के इंजन से टकरा गई। ये घटना उस समय हुई जब बोलेरो गाड़ी एक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग से गुजर रही थी और उसी दौरान कोयला लाने वाली ट्रेन वहां आ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक CISF के अधिकारी और जवान प्लांट क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे थे। बोलेरो जैसे ही रेलवे ट्रैक पार करने लगी तभी सामने से एक कोयले से भरी मालगाड़ी आ गई। इंजन के चालक ने तेजी से ब्रेक लगाए जिससे ट्रेन धीमी हो गई, लेकिन तब तक बोलेरो का अगला हिस्सा इंजन से टकरा चुका था। दोस्तों टक्कर इतनी जोरदार थी कि बोलेरो ट्रैक के बीच फंस गई और उसका अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही है कि बोलेरो में सवार किसी भी जवान को चोटें नहीं आई। अगली खबर बताते हैं, एक के बदले इजराइल ने ली 4200 फलस्तीनियों की जान। गाजा में मौत का आंकड़ा 50,000 के पार, जिनमें 15,000 बच्चों की भी मौत की सबसे बड़ी खबर है। दोस्तों गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को बताया है कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में मरने वाले फलस्तीनियों की संख्या 50,000 को पार कर गई है। इस बीच दक्षिणी गाजा पट्टी में रविवार को रात भर हुए इजरायली हमलों में हमास के एक बड़े नेता समेत कम से कम 26 फलस्तीनी मारे गए। इजराइल की सेना ने दक्षिणी शहर राफा के एक हिस्से में सैनिकों को भी भेजा है क्योंकि नए निकासी आदेशों के बाद हजारों फलस्तीनी भाग गए हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि युद्ध में 50,000 मौतों के अलावा अब तक 1,13,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर पूर्व पाकिस्तानी पीएम की रिहाई पर क्या बोले शहबाज के एडवाइजर। इमरान खान जेल से कभी भी आ सकते हैं बाहर अगर वो, पूरी बात आपको बता दे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के राजनीतिक मामलों के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर पाकिस्तान के पूर्व पीएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक को फाउंडर इमरान खान 9 मई 2023 की घटनाओं के लिए पूरी ईमानदारी से माफी मांगते हैं तो उनकी रिहाई
रिहाई संभव हो सकती है। इसी दिन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद देश भर में हिंसक प्रदर्शन हुए थे और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया था। साथ ही साथ आपको बता दें, तालिबान ने अमेरिकी नागरिक को किया रिहा, तो अमेरिका ने सिराजुद्दीन हक्कानी पर से हटा दिया इनाम। दोस्तों, तालिबान ने गुरुवार को एक अमेरिकी नागरिक को रिहा किया, जिसके बाद अमेरिका ने भी तालिबान के प्रमुख नेता सिराजुद्दीन हक्कानी से 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम हटा लिया है। अफगान के आंतरिक मामलों के प्रवक्ता ने कहा है कि हक्कानी की गिरफ्तारी की सूचना देने पर इनाम रखा गया था। हालांकि FBI की वेबसाइट पर हक्कानी का नाम इनाम वाले आतंकवादियों की सूची में शामिल है। तालिबान ने 2 साल से कैद में रह रहे अमेरिकी नागरिक को गुरुवार को रिहा कर दिया था। इसी बीच आपको बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर लागू होने जा रही है। ये स्कीम अधिसूचना हो चुकी है जारी। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बेहद काम की खबर है। अगले महीने 1 अप्रैल से नई स्कीम लागू होने जा रही है, जिसका नाम UPS है, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। आगामी 1 अप्रैल से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने वाली है। आपको बता दें, केंद्र द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई एक नई पेंशन योजना है। अब बीते दिन गुरुवार को पेंशन फंड रेगुलेटरी और विकास प्राधिकरण PFRDA ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अमल में लाने वाली अधिसूचना जारी कर दी है। PFRDA ने बयान में कहा है कि UPS से संबंधित नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगे। आपको बता दें, इसके लागू होने से लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा। इसकी पूरी डिटेल हमने स्क्रीन पर दिखा दिया है। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, और लगे हाथ तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।